चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ये जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स के यानी हमारी अर्थव्यवस्था नाम के जो आप लोगों का किताब है उसका ये दूसरा चैप्टर है। ठीक, तो इसी को आज हम लोग खत्म करेंगे। आज और कल में प्रयास करेंगे कि इसको खत्म करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे पूछा गया है आय। यहाँ पे देखो तो साफ आ रहा है वीडियो। लड़की आय, कोई दिक्कत ना है? दिख रहा है सब सपना है कि उजला बैकग्राउंड को पहला बार पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आय, ये तुमको सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 नंबर में। आय कहते किसको है? तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस काम के बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलता है वही उस व्यक्ति का आय कहलाता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई काम किया, ठीक, ईटा यहाँ से उठा के ले गए ऊपर, तो कौन सा काम हो गया? शारीरिक। या मान लो यहाँ पे आके हम पढ़ा रहे हैं तो ये कौन सा काम हो गया? मानसिक। तो काम हम 2 तरह के करते हैं, शारीरिक और मानसिक। इन दोनों कामों में क्या हम फ्री में करेंगे? मुफ्त में तो करेंगे नहीं। तो इस काम के बदले हम जो भी लेंगे वही मेरा आय है। यह या तो कोई वस्तु हो सकता है या फिर ये मुद्रा हो सकता है, यानी हम पैसा भी ले सकते हैं या वस्तु भी ले सकते हैं। तो यही होता है तुमको आय। आय क्लियर? काम के बदले हमको जो भी प्राप्त हो क्या है? आय है। अभी का मतलब ना कि काम के बदले तो कोई लतिया दल तो आय है। ठीक, आय मतलब या तो कोई वस्तु तुमको मिला या कोई मुद्रा मिला है, तो उसको हम लोग आय कहते हैं। एक बढ़िया ना रहा है। हाँ हो आय चाची किनारे वाला किनारे तू अब एक सीखेगा कि क्या हो रहा है। अब देखो, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखना। भूमि के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? लगान कहते हैं। श्रम के पारिश्रमिक को मजदूरी, पूंजी के पारिश्रमिक को ब्याज, व्यवस्थापक के पारिश्रमिक को वेतन, और उसके बाद बताया गया है कि उद्यमी को यहाँ पे पारिश्रमिक का होता है लाभ या हानि। यहाँ तो ऐसे लिखा हो, तुम लोग क्या करना, इसको अपने कॉपी पर 2 टेबल बना देना ऐसे करके, ठीक, और लिख देना इधर लिख देना यहाँ पे पारिश्रमिक काम इधर लिख देना ओकरा पारिश्रमिक। ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे कौची भूमि, तो भूमि के क्या होता है? लगान। ऐसी शॉर्ट में याद रखना है, बड़का में रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो टेबल बनाना है, लिख लेना है भूमि से क्या बनता है? लगान। या ऐसे भी लिख सकता है कि यहाँ पे ऐसे भूमि कर दिए, ऐसे कर दो लगान। ठीक, फिर यहाँ पे तुम कर दो श्रम, आश्रम पे कर दो मजदूरी। ऐसे करके टेबल में तुम इसको याद रखो। आइए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पढ़ के मत याद करना, ऐसे शॉर्ट बना लेना कि भूमि से लगान होता है, श्रम से मजदूरी होता है। वहां पे पूछेगा बता देगा। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको क्या कहते हैं? व्यवस्थापक या उद्यमी एक ही चीज होता है। जैसे हम यहाँ है व्यवस्थापक मतलब जैसे मान लो हम यहाँ पे ये कोचिंग चला रहे हैं, तो क्या हम अकेले चला रहे हैं? 2 और टीचर है ना मेरे मदद के लिए, तभी तो ये व्यवस्था चल पा रहा है। तो उनको हम कैसे रखे हुए हैं? वेतन पे, वेतन देते हैं। तो व्यवस्थापक को क्या मिलता है? वेतन। अब इसमें एक और चीज है, तुमको यहाँ पे इसका जवाब नहीं देना कि व्यवस्थापक किसको कहते हैं। तुमको सवाल जब भी आएगा तब पूछेगा कि व्यवस्थापक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं, तो तुम ये और ये याद रखो। सवाल था, डाउट क्लियर कर दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्थापक के पारिश्रमिक को हम क्या कहते हैं? तो वेतन कहते हैं। तो ऐसे अपना कॉपी पर टेबल बना के लिखना है, चेकिंग होगा, ठीक है ना? जिस दिन ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे उसी दिन ये भी चेक होगा। ये आप लोग बना के आइएगा। आगे देखो, आखिर हमने क्या आय क्यों चाहिए, क्या महत्व है इसका? तो हमारे व्यक्तिगत रूप में देखो या तुम अपने देश से जोड़ के देखो, आय का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ये आय है जिसके वजह से कोई भी देश को विकसित, अर्धविकसित या अविकसित में रखा जाता है। तुम विकसित हो, अर्धविकसित हो या विकसित हो समाज में, गांव में, ये तुम्हारे आय पे डिपेंड करता है। तो देखो आय के महत्व क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय की ही संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक है।
कोई भी देश जैसे भारत है, भारत के लोग संपन्न है या विपन्न है, यानी कि एकदम खुशहाल है, सब कुछ से पूर्ति है या किसी चीज की कमी है, ये पता चलता है कहां से? आय से। अगर हमारे पास आय बहुत ज्यादा है तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, हम हर चीज की पूर्ति कर लेंगे। और अगर मेरे पास आय नहीं है, इनकम नहीं है, तो हम अपनी आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति करने में असफल हो जाते हैं। और जिस देश में आवश्यकताओं की पूर्ति न हो रहा है वो पिछड़ा में चला जाएगा, जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा चीजों की पूर्ति कर रहा है वो विकसित में चला जाएगा। तो ये विकसित, अर्ध विकसित या अविकसित का जो मापन होता है, जो मापदंड है, वो कौन है? आय है। आय के आधार पे ये मापा जाता है। अब चाहे राष्ट्रीय आय से नापा जाए, प्रति व्यक्ति आय से मापा जाए या किसी तरह से मापा जाए, लेकिन मापा जाता है कैसे? आय से। तो ये इसका महत्व है। अगर पूछे कि आय के महत्व क्या है, लिखें, यही सारी चीजें लिखना है। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य के आय के आधार पर ही उसे विकसित या विकासशील के श्रेणी में हम रखते हैं। जहां ज्यादा इनकम है वो विकसित है, जहां कम इनकम है वो विकासशील में। जैसे हम लोग का इनकम कम है तो हम लोग विकासशील में, अमेरिका का इनकम बहुत ज्यादा है तो वो विकसित है, जापान का इनकम बहुत ज्यादा है तो विकसित है। अब ये कैसे मापा जाता है? आय के आधार पर। तो यही है आय का महत्व। आय एक ऐसा चीज जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि कोई देश विकसित है कि अविकसित है, कोई राज्य या एक व्यक्तिगत रूप में भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक कमा रहे हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से विकसित हैं। अगर हम अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं अपनी इनकम से तो हम व्यक्तिगत रूप में क्या है? विकासशील या अविकसित, जो कहो उस श्रेणी में आ गए। पारिवारिक रूप में भी अगर परिवार के आय से तो परिवार के पूरा आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है फिर भी बचत हो रहा है तो परिवार विकसित है। और अगर पूरा परिवार मिल के अपन पारिवारिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप विकासशील में है या विकसित है। समझ गए? आय के क्या महत्व होता है? क्लियर? आगे बढ़ते जाएं। देखो, आय के आधार पे ही हम लोग भारत में जो राज्य है गोवा, दिल्ली और हरियाणा, इसको समृद्ध मानते हैं और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को हम लोग नीचे रखते हैं, क्योंकि गोवा, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों की इनकम बहुत ज्यादा है तो विकसित में आता है। हमने के बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के इनकम बहुत कम है, सब बीमारू राज्य में आता है क्योंकि इनकम कम है। सब पिछला चैप्टर में भी पढ़े हैं, बिहार के पीछेपन के क्या कारण है वो भी पढ़ लिए हैं, पढ़े थे ना, क्या पीछे है, कैसे निकल सकते हैं, वो सब चीज क्लियर हुआ। एक सवाल यहाँ से बनता है कि भारत के किस राज्य का इनकम सर्वाधिक है या कौन सबसे विकासशील राज्य है, विकसित राज्य है? तो वो गोवा है, ठीक। या किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा के है। सबसे कम में हमने के बिहार वाला आ जाता है। ये सब के पीछे ऑब्जेक्टिव में होगा। आप लोग टिकआउट नहीं, अंडरलाइन नहीं करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहां हो जाएगा। विश्व के देशों में अगर देखा जाए, ये तो हमने राज्य में देख लिया, देश में देखो तो अमेरिका और जापान जैसे देशों को क्या मानते हैं? विकसित। और भारत जैसे देश को हम क्या मानते हैं? विकासशील। तो ये जो नापा जाता है, मापा जाता है, उसका आधार क्या है? आय। आय के आधार पर हम ये सारी चीजों को मापते हैं। यहां तक क्लियर? अगला टॉपिक पे चले। अगला टॉपिक है जिसका नाम है गरीबी के कुचक्र। बॉक्स बना के दिया हुआ है, रेगनर नर्स लिखा हुआ है, उसको याद करना है तुमको। गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया, ये सवाल पूछा जाता है। कौन दिया है? रेगनर नर्स नाम के व्यक्ति ने। इसने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। यही है गरीबी का सिद्धांत। अब बता रहे हैं, समझ में ना आया? मान लो जैसे हम गरीब हैं तो हमारे पास इनकम नहीं है तो ना तो हम बेहतर हमारे पास सुविधाएं हैं, ना बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, ठीक, ना बेहतर कोई रोजी रोजगार कर पाएंगे। और अगर हम बेहतर रोजगार नहीं कर पाए तो हमारे पास इनकम बढ़ेगा? इनकम क्या होगा? तो हम और गरीब हुए कि अमीर हुए? तो हम गरीब क्यों हुए? क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास गरीबी था। अमीर अमीर क्यों होता है? उसके पास पैसा है, पूरा पैसा लगाएगा, बड़ा बिजनेस करेगा,
वो ज्यादा कमाएगा तो अमीर अमीर होते जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। गरीबी एक चक्र के जैसा है, वो चक्र तुमको समझना है तो आगे देखो एक है टेबल आएगा उसमें बताएंगे। गरीबी के कारण क्या होता है कि उनके आय जो है वो कम होता है। आय कम होने के कारण न तो बढ़िया शिक्षा ले पाते हैं, न बढ़िया ज्ञान ले पाते हैं। इनके कारण उनमें बच्चों का भी जन्म अधिक हो जाता है, फिर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो और भी फल हो जाते हैं, और भी फल होते हैं तो वो और गरीब होते चले जाते हैं। फिर उनका अगला वंश जाएगा वो और गरीब होते चला जाएगा। तो गरीब इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो गरीब है। सुनिए यहाँ पहला बार में कंफ्यूज आ गया कि मास्टरवा शायरी कहा बोलेगा, गरीब 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 कहले हैं। तो गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। अब देखो यहाँ इस टेबल को, टेबल करने के रे यहाँ पे इस टेबल को देखो, समझो कैसे गरीब गरीब है। ये है गोवा, जहाँ पे प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा यानी अमीर। ये है हमने के मान लो बिहार, जहाँ के प्रति व्यक्ति है बहुत कम यानी गरीब। अब देखो गोवा राज्य है, कहीं से एक जगह से इसको शुरू करो। मान लो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं या यहाँ से बोलो कहां से करें, यहाँ से कहीं से करेगा पहुंचेगा वहीं। देखो अगर हमारा पास पैसा है तो हम पूंजी का निर्माण करेंगे और उसको लगा दिए कहां, हम इन्वेस्ट कर दिए कहीं भी, कोई उद्योग में, किसी चीज में। जब हम बड़ा पैसा लगाएंगे तब बचत हमको अधिक होगा। जब बचत अधिक होगा तब फिर से हम क्या लगाएंगे, अधिक विनियोग करेंगे, अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तब फिर से हमको अधिक इनकम होगा। फिर से जब अधिक इनकम होगा तो हमारा प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर बचत हमको अधिक हो गया, फिर दिख रहा है ठीक। हम इन्वेस्ट किए, हम पूंजी बढ़ा, पूंजी बढ़ा बचत हुआ, बचत हुआ तो और इन्वेस्ट किए और पूंजी बढ़ गया और बचत हुआ, तो अमीर अमीर होते जा रहा है। अब गरीबों वाला में और बेचारा के यहाँ पे देखो कम पैसा था तो इनकम इन्वेस्टमेंट कम किया, तो इसको इनकम भी जो पूंजी के निर्माण होगा वो भी धीरे धीरे कम होगा। जब कम हुआ पूंजी के निर्माण तो यहाँ पे इसका बचत भी कम होगा। और जब बचत कम है तब फिर से इन्वेस्टमेंट ही कम करेगा, फिर इसका पूंजी का निर्माण दर कम रह जाएगा, फिर इसका बचत कम होगा तो इसका कम 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 कम, समझा। तो यही है चक्र, ये है गरीबी के कुछ चक्र। कैसे फंस जाता है में आदमी, एक बार इसमें फंस गया तो निकलना मुश्किल होता है। भारत तक तो आजाद हुए तो इतना वर्ष हो गया था, गरीब मिटा देंगे, मिटा चक्र में फसल है, निकले न हो खा रहा है। ये वाला अमीरों का चक्र है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब। अब पीछे के वो टॉपिक छूटल था, ये बिहार की आय के बात करो था। देखिए बिहार की आय के बारे में योजना आयोग रिपोर्ट 2009 का अनुसार, नया डेटा हम लोगों के पास नहीं है, किताब अपडेट नहीं है, तो 2009 के अनुसार हमने के पढ़ना है, सवाल उसी आधार पे आएगा। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यानी हमने से तनी गरीब था तो उड़ीसा, आजकल वो ना है। तो सबसे गरीब अगर भारत में कोई है तो हमने बिहार। और बाद डायलॉग मारते हैं, कोई बोलते ही रे, कौन बोलती तोरा से, कोई बोलेगा जी। तो सबसे गरीब में कौन आते हैं, हम नहीं, लेकिन आकर तो अलग लेवल के हैं। यहाँ की लगभग 42% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। अंडरलाइन कर लो 42%। 100 में से हम ग्रुप में मैसेज कर दिए थे कि किताब लेके आना, बोलने के लिए याद नहीं था। 100 में अभी भी 42 लोग कहाँ हैं, गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी रेखा को कहते हैं शॉर्ट में हमने BPL। बताओ केकर केकर राशन कार्ड BPL हो रे, जेकर जेकर BPL राशन कार्ड सब गरीबी रेखा के नीचे वाला में है। इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, हिंदी बोलो तो गरीबी रेखा के नीचे। और APL वाला को होता है एबो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर। जे BPL में 1200 समझ ले बाबू, तू है 42% में बड़े, ठीक बनू तो कर लो 41.4, याद रखो उसको, क्या दिक्कत है। अरे यहाँ 42 से तले ने 41.4 हो गया। हाँ तनी मुनी सुधार हुआ है। और कुछ है, अब कुछ लोग 1000 में कुछ लोगों की स्थिति बेहतर हुई। अब आगे देखो, तो इतना लोग आज भी गरीबी में है। कहाँ,
बिहार में है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में सबसे कम है। अगर राज्य के प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो सबसे कम किसका आता है? फिर आ जाओ वही गरीबी रेगना नरसोला। आय कम है तो बचत भी का होगा? कम, क्योंकि आपके पास आय कम है तो इन्वेस्टमेंट कम कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कम कीजिएगा तो आपको बचत भी कम होगा। कम बचत के कारण पूंजी का निर्माण नहीं होता है, फिर से आप क्या करते हैं? कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपका बचत कम होता है, फिर पूंजी का निर्माण नहीं होता है। और इस तरह से यहाँ पे ये पूरा वो जो चक्र अभी समझाएं उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। परिणाम स्वरूप बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो नीचे के नीचे है, ऊपर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार जो है वो गरीबी के कुछ चक्र में फंसा हुआ है, इसमें से निकल नहीं पा रहा है। निकलने का पिछले चैप्टर में हम लोग कुछ उपाय पढ़े थे, अगर उन सारे उपायों को करें तो धीरे धीरे हम निकल सकते हैं। सरकार इसमें मदद करे, केंद्र सरकार करे, विदेशी कुछ मदद लिया जाए, फैक्ट्री वगैरह लगाया जाए, तब हम इससे निकल सकते हैं। बाहरी कोई मदद करे तो ठीक। और आप लोग थोड़ा ध्यान से रहिएगा, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब आइए 7वां चैप्टर, 7वां पेज पर। आज खत्म करना है हमको इसको। अरे पूरा खत्म ना करना है, कल पूरा खत्म करके परसों इसका ऑब्जेक्टिव कर लेना है। इंग्लिश अगले सप्ताह से रुको ना, मैं ना लगेगा उतना टाइम। बात खाली मत करो। देखो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, हम आधा स्टेज पा गए ना। टॉपिक क्लियर होते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है ना। दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत होगा तो हम स्लो कर देंगे। 3 दिन में खत्म है, लेकिन समझ में आना चाहिए। स्पीड करें जब समझ में आए। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं जो याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें जो याद करने की आवश्यकता है। जैसे देखो, देश के आय के मानों को निर्धारित करने वाली संस्था जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स के द्वारा 2006-7 में चंडीगढ़ के प्रति व्यक्ति आय जारी किया गया था। अब यहाँ पे इसमें याद रखते हैं, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है तब, लेकिन राज्य में पूछा जाए तब गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, ठीक है। राज्य थोड़ी उत्तराधिकारी है। अगर राज्य पूछा है कि कौन राज्य में सबसे ज्यादा, तो गोवा है। छोटा है लेकिन पर्यटक स्थल है समुद्र के किनारे, इसलिए वहां पे इनकम ज्यादा है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश में बात करो तो सबसे ज्यादा इनकम कहाँ है? चंडीगढ़ में। बताया गया 2006-7 के रिपोर्ट के अनुसार कि यहाँ की जो आय है प्रति व्यक्ति आय एक साल में 70,361 रुपया है, एक साल में चंडीगढ़ के। हाँ, तो आज का अमेरिका के टक्कर में अपना गरीबों में कि कौन? अरे गरीबों में हर तरह का ना गरीब होता है, ठीक। हमने सब तो गरीबे वाला में है, लेकिन गौवा में हर तरह के गरीब है। कुछ की स्थिति तनी बेहतर है, कुछ के एकदम बदतर है, ठीक। और अधिका ही एगो बलोरो है और उहे के उहे है। काहे लाया मैं समझ में नहीं आता है। गोवा प्रति व्यक्ति आय 54,850, तो गोवा राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछता है हमेशा, तो ज्यादा इसको पूछता है, चंडीगढ़ के ना पूछता है। लेकिन याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। ऐसा कौन डेटा है 2006-7 के, वर्तमान के ना बात कर रहे हैं, 20 साल पुराना डेटा पढ़ रहे हैं, 18-19 साल हो गए डेटा के। दिल्ली में 50,665 है। देखो है तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन एकरा से ही कम है, 50 से ही 70 है, तो ज्यादा इसका हो जाता है। बिहार के बात करो तो 2008-9 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में CSO कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल बनता है। बाकी इसमें अंडरलाइन करने में कहीं दिक्कत होगी तो ऑब्जेक्टिव में सब क्लियर हो जाएगा, कॉपी पे उतारेगा था, समझ गया। टेस्ट में किताब पढ़ना। CSO के अनुसार बताया गया है कि बिहार के यहाँ पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है, यानी 11.03 से बढ़ के कितना हो गया है, मतलब बढ़ा है। गुजरात है 11.05 और हम लोग हैं 11.03, यानी कि इसके बाद ही हम लोग हैं। इस रिपोर्ट से हमने के बस इतने पता चलता है ना कि धीरे धीरे बिहार के भी स्थिति में सुधार हो रहा है। और ऐसा मानना है कि बिहार भी आने वाले टाइम पे ये जो पिछड़ापन के चोला पहने हुए है, यानी पिछड़ापन का जो टैग लगा हुआ है,
उम्मीद किया जाता है कि आगे की ओर बढ़ते हुए ये विकास की ओर बढ़ेगा। हाँ, अब वो का है, वो हमने के किताबें अपडेट नहीं किया है। किताब अपडेट न करने का वजह हो सकता है कि नया रिपोर्ट नहीं है। ठीक, अपडेट करता तो हम बताएं। ऐसे सवाल तुमको यहीं से बनता है, अपडेट वाला से ना पूछता है, पूछेगा तब हैंडल कर लेंगे। ठीक, कुछ सवाल पूछा गया था, मॉडल क्वेश्चन सब में था जो अपडेटेड सवाल था। अपडेटेड को पहले ही सॉल्व करा दिया गया था, वही समय से पूछाता है। टेंशन ना लेना है कि हमारे से ना बना, ठीक ना। अगर नया अपडेट पे भी आ जाए तो पहले वो हिंट आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा कि आने वाला है। ठीक, तो ये समझ में आया। तो बिहार में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है आय में, राष्ट्रीय आय में जो योगदान है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना न हुआ है। 2008-9 में जो भारत के प्रति व्यक्ति आय था वो इतना था, ये पीछे ऑब्जेक्टिव में है तुमको। ठीक, बिहार के, हाँ, 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494 रुपया। और प्रति व्यक्ति आय हमेशा वार्षिक निकलता है, यानी एक साल में व्यक्ति 25,000 रुपया कमा रहा है। अब उसमें हम बता देते कि प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है, उसमें कोई 1 लाख कमाने वाला भी है, कोई निठल्ला भी है, कोई 100-200, कोई 5,000 भी कमाने वाला है। हम तो सबसे नीचे आते हैं निठल्ला वाला कैटेगरी में। ठीक है, तुनियो के बताने की जरूरत है। भाई या बहन के पैसा पर तो पला रहे हैं। हमारा हाल तुनी जैसा हो गया है। एक महिला के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में पिता पे डिपेंड रहती है, फिर जवानी में हस्बैंड पर, और बुढ़ापे में बेटे पर, यानी पूरा जीवन उसका कहाँ है? एक पुरुष पर। हमरो हाल उसने हो, लड़काई में मम्मी पापा पर डिपेंड थे, अब जवान हुए तो भाई बहन पर डिपेंड है, और लग रहा है आगे अगर गलती से शादी हुआ तो मेहरारू पर डिपेंड रहेंगे। अपना कुछ नहीं है, 1 रुपया ना, कुछ ना। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज किताब में ऑब्जेक्टिव है, तो अगर उठा के देता है तो सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के बात करें तो बिहार में जो 2005-6 में जो रिपोर्ट बना था, तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय सालाना था 6,600, यानी एक व्यक्ति एक साल में औसत आय में देखे तो 6,000 कमा रहा है, साल भर में 6,000 रुपया, यानी महीने का 500 औसत आय। देखो प्रति व्यक्ति औसत आय है, इसका मतलब ये ना कि सब व्यक्ति 500 कमा रहा है। यहाँ पे आधा आदमी तो बेरोजगार है। अब हमनी के तो 1 रुपया इनकम है ना, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय लगेगा तो हमनियों के जुड़ल जाएगा, तो जे 50,000 कमा रहा कठिन के ना हमनी में जुड़ेगा। ये सब पिछला क्लास में बढ़िया समझा दिए थे अपन घरे वाला से कि देखो कैसे प्रति व्यक्ति आय निकलता है, औसत आय। ठीक, तो 6,000 है, सोचो कितना है हमने विकसित। ठीक, अब यहां से तो अंडरलाइन कर लो, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना के है और सबसे कम है शिवहर के। ठीक, ये बॉक्स में होगा, बॉक्स जो है ना किताब में, उस बॉक्स में दिया गया है। ठीक, तो इसको, इन दोनों को आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। आगे बढ़िए। अब है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? आय के बारे में पूरा पढ़ लिया हमने, अब राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं। किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक साल में यहाँ जो भी उत्पादन हुआ, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई सेवा हो, उससे जो टोटल पैसा हमको इनकम हुआ उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। मान लो ये पूरा देश है, ठीक, इस देश में हम लोग हैं, तो हम लोगों ने सब कोई अलग अलग काम किया, कोई सेवा देने का काम किया, कोई वस्तु का उत्पादन किया, सब पैसे पर काम किया। तो एक साल में हम लोग जो उत्पादन करके सेवा या वस्तु से जो भी इनकम हम प्राप्त करेंगे, देख वो आगे से लोग के लिए मरो घुस जाते ना। ठीक, तो जो भी एक साल में इस हम लोग, ये देश है, हम लोग की जनसंख्या है, जो भी एक साल में हम लोग उत्पादन करेंगे ना, उसका जो मूल्य होगा, मान लो एक साल में मिलकर हम लोग 1 लाख रुपए का उत्पादन कर दिए, तो वो इस देश का राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक, डेफिनेशन ऐसी याद रखना, किताब में एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो एक ऊपर दिया हुआ है और एक नीचे दिया हुआ है, तुम दोनों में से कोई बता सकता है? एक हम यहाँ पे तुमको बता दिए।
कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। मान लो 50,000 कमाई लिए हम सेवा से, 50,000 कमाए हम वस्तु से, तो 1 लाख मेरा हो गया राष्ट्रीय आय। 1 साल का निकाला जाता है, महीना दिन मत लगाना, 1 वर्ष में होना चाहिए। ठीक, अब इस राष्ट्रीय आय को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। केंद्र बिंदु में तुमको ये दिखेगा कि 1 साल में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका मूल्य के बात हो रहा है। जैसे प्रोफेसर मार्शल के बात करो, क्या कर रही है, किसी देश की श्रम पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक या अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं से जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ले दे के बात क्या हो रहा है कि जो भी तू उत्पादन किया है 1 साल में, प्रतिवर्ष मतलब हर 1 साल, चाहे भौतिक हो जैसन हो, जो उत्पादन किया है उसका शुद्ध समूह जो मूल्य है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। तो घुमा के वही बात बोल रहे हैं। तुम अगर चाहो वहां खुद राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो जरूरी नहीं कि तुम ये लिखो, तुम ये भी लिख सकते हो वैसे ही कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, और बाद ये इतना बात लिख दो, ये भी डेफिनेशन है। यहाँ पे जो पीगू बोल रहे हैं ये भी डेफिनेशन है। राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसका मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। हम बोले अभी क्लास के आदमी जितना एक बार कमाया, मतलब ये देश है, हम ये तो ना बोले कि यही कमाया, कहीं भी जाए कमाया, कोई विदेश कमाया, कोई अपने देश में कमाया। ठीक, कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो विदेश यहाँ दूसरे देश के, यानी उस क्लास वाला वो विदेश है, तो मान लो तू जाके वो में कमाया, वहां के भी तो कोई यहाँ कमाया, तो यहाँ वाला लेके चल जाएगा अपन कमी अपन देश, और वहां से तू कमा के लेगा अपने देश, तो वो भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सकल घरेलू उत्पादन ये सब करके एनएनपी एनडीपी जो भी है तो उसमें समझेंगे। देखो राष्ट्रीय में ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो हम 10,000 कमाए, ठीक, ये एक देश का इनकम है, हो सकता है इस 10,000 में 2,000 रुपया जो है वो किसी दूसरे देश से व्यक्ति कमा के आया हो, विदेश रहता हो वहां से कमाया हो, तो यहाँ की इनकम कितना हो गया 8,000 में होगा। तो अपने देश में कितना इनकम हुआ 8,000, और यहाँ से कितना इनकम हो गया 2,000 विदेश से, तो टोटल कितना हुआ, ये 10,000 कौची है राष्ट्रीय है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर तुम कंफ्यूजन हो तो एक चीज और बताएं, तब बढ़िया से तुम समझ जाएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। बाकी डेफिनेशन ऊपरे वाला या कोई एगो के लिख देना हो जाएगा। देखो आगे वो तीनों चीज आने वाला है। मान लो ये देश है, यहाँ पे टोटल इनकम हुआ तुमको 10,000, ठीक, और 5,000 तुमको आया विदेश से। 5,000 कहां से लेके आए हैं, विदेश से। 10,000 अपने देश से कमाए, 5,000 विदेश से। तो आप विदेश में जाके कमा रहे हैं, तो विदेश वाला तो आपके देश में आके कमा रहा है। तो मान लो विदेश वाला व्यक्ति 3,000 आपके देश में कमा के लेके कहा चले गया, वो अपना देश लेके जाएगा। तो आपके यहाँ जो 10,000 इनकम हुआ था, असल में कितना इनकम हुआ 7,000 ना, क्योंकि 3,000 तो वो लेकर के आपका चला गया, तो बचा आपके पास कितना 7,000। आप 5,000 विदेश से हमने भी इनकम आया, तो टोटल कितना हो गया, ये जो 12,000 निकला ना, ये एकदम शुद्ध राष्ट्रीय आय है, ये असल राष्ट्रीय आय। 1 साल में यही 12,000 हम कमाए हैं। बाहर वाला के घटा दिए और बाहर से जो हमनी के देश में है उसको जोड़ दिए, हमनी से देश से बाहर ले गया उसको घटा दिया, जो हमनी के देश में लेके आया उसको जोड़ दिया और अपन देश वाला। क्लियर हुआ, ये आगे तीनों चीज पढ़ना है। तो ये पीगू वही बात बता रहे हैं। यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि विदेशों से प्राप्त आय को भी इसमें जोड़ा जाता है, तभी हम विदेश वाला जोड़ दिए, ये भी राष्ट्रीय आय है। ठीक, यानी बात वही हो रहा है, 1 साल में जो भी उत्पादन हुआ है सेवा से और उत्पादन से जो भी मूल्य प्राप्त हुआ उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरा है प्रोफेसर फिशर, वो क्या कर रहे हैं, उनके किंग फिशर याद आ रहा है, हाँ ठीक है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। क्या कर रहे हैं, 1 साल के उत्पादन की बात कर रहे हैं, खाली शब्दों को क्या किए हैं घुमा के अपने तरीके से लिखे हैं कि 1 साल में जो भी वहां पे उत्पादन होता है जिसका वो उपभोग करते हैं वही कुछ हमारा राष्ट्रीय आय है। प्रोफेसर केन्स क्या कहते हैं, फार्मूला देकर बताते हैं, राष्ट्रीय आय को उपभोग वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं
पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दूरी से मांगो और उधर जाओ। ये मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह देखो यहाँ पे ये क्या करे, राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तु और विनियोग वस्तु हो। उपभोक्ता मतलब जो भी हमने यूज के लिए लेते हैं वस्तु, ठीक, वो होता है। और विनियोग जिसपे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन दोनों पर जो खर्च होता है, यानी हम लोग खाने पीने में जो खर्च किए उसका दाम जोड़ दो, और जो हम लोग विनियोग किए, इन्वेस्टमेंट किए किसी चीज पर, जैसे हम कोचिंग में इन्वेस्टमेंट किए तो उसको जोड़ दो। टोटल को जब हम जोड़ेंगे 1 साल वाला, तो वही मेरा क्या था, राष्ट्रीय आय। ठीक, जैसे राष्ट्र के जगह पर तुम हमको ले लो, समझो इसको, राष्ट्र की जगह तुम हमको ले लो, हम राष्ट्र हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्ट किए हैं रुपया कोचिंग में, 1 साल में करेंगे 2025 में पूरा वो, और 1 साल में हम कितना खर्च किए वो, अगर दोनों को हम जोड़ दे, मतलब खाने पीने ये सब फालतू के चीजों में, ये तो एक बिजनेस के रूप में इन्वेस्टमेंट किया, उन दोनों खर्च को हम जोड़े, हमारी इनकम निकल जाएगा। वही ना हमारे 1 साल की इनकम है, तो हम राष्ट्र है, तो हमारी इनकम को क्यों हो गया, राष्ट्रीय है। अगर हम व्यक्ति है तो हमारी इनकम को क्यों हो गया, समझ गया। इसको फॉर्मूला दिए हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय, C प्लस I। राष्ट्रीय आय निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप जो भी उपभोग पर खर्चा किए हैं और जो भी विनियोग में इन्वेस्टमेंट में खर्च किए, उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। सब हाई लेवल के पढ़ाई कर ले हैं इस सब्जेक्ट के, ये लोग समझो कि बउआ ज्ञाता है, बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े। इनको अर्थशास्त्री की उपाधि है कि अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट, पूरा जानकारी है इनको इकोनॉमिस्ट के बारे में। हमने के तो कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन खाली कर रहा है। पिछला बैच वाला तो बोलता था कि इकोनॉमिक्स वा भारी लगता है, अब पता ना तुम्ही के देखते हैं क्या लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये अंडरलाइन करना, ये भी बॉक्स में होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है, पलटो पेज, यहाँ देखो, देखो क्या बताया गया है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया है। इसका काम क्या चीज है, राष्ट्रीय आय का पूरा जानकारी निकालना, उसका आकलन करना। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए बोले इसको अंडरलाइन कर लो। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में फिर करवाएंगे हम। ये करता है, ये करने में इसको मदद करता है। मदद कौन करेगा, तो एक और संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो ये मदद करेगा किसको, CSO को निकालने में। जैसे हमने पढ़े थे ना कि योजना आयोग को मदद कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, जेकर मुख्यमंत्री सदस्य होता है, तो मदद करता था ना उसको योजना बनाने में। वैसे ही राष्ट्रीय आय निकालने का ड्यूटी है CSO को। मदद कौन करता है, ये शॉर्ट में इसको NSSO कह सकती है, ये बड़ी एस होना चाहिए, यहाँ छोटे लिखा गया, ठीक। ये मदद करता है, यहाँ से खाली ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। अब राष्ट्रीय आय निकालने के बहुत 3 गो तरीका है, जो अभी हम तुमको शॉर्ट में इसे समझा दिए। एक है सकल घरेलू उत्पाद, अपने देश के अंदर जो भी उत्पादन हुआ, ठीक, सकल घरेलू। एक है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, उसमें देखें कौन चीज जोड़ते हैं, ठीक, क्या घटाते हैं, और ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इस वाले में विदेशी को, जो यहाँ से विदेशी कंपनी ले गया उसको घटा देते हैं, और विदेशी से जो हमारा कंपनी लेके आया उसको हम इसमें जोड़ते हैं, तो निकलता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और यहाँ पे शुद्ध में कुछ खर्च होता है काम करने में, उसको घटाते हैं। डेफिनेशन पाते हैं, वहीं देख लेते हैं, टाइम पास कहला। देखो पहला, समझो इसको क्या होता है। तुमको यहाँ 2 चीज समझना है। एक, विदेशी कंपनी कोई ले लो, जैसे मान लो विदेशी कंपनी में तुम सैमसंग को ले लो, ठीक।
सैमसंग हो गया। और देसी कंपनी में हमने के टाटा ले लो। हाँ ठीक, लड़का करा कि बेंच मार्क ले लीजिए, ठीक इसी कंपनी को ले लेते हैं, ठीक। और एक हम लोग टाटा कंपनी को लेते हैं, उसके आधार पर इसको हम समझेंगे। देखो सकल घरेलू उत्पाद के पहले तो डेफिनेशन तुमसे पूछेगा सब्जेक्टिव में 2 नंबर के, तो यही लिखना है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक तरह से ये डेफिनेशन तुमको लगेगा राष्ट्रीय आय के जैसा, क्योंकि वही राष्ट्रीय आय है। एक साल में हम जो भी इनकम किए वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, वही हमारा राष्ट्रीय आय है, ठीक। तो आपको यही याद रखना है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं से जो कुल मात्रा यानी कुल जो पैसा प्राप्त हुआ, जो भी चीजें प्राप्त हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब है यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। इसको जनवरी का होता है। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसमें जो वस्तु की मात्रा है, सेवा की मात्रा है, उसको सकल घरेलू उत्पाद, और उसको रुपया में कन्वर्ट कर दो तो क्या बन गया, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसमें एक चीज और है जो इसमें और इसमें अंतर करेगा, देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है डेफिनेशन, खाली मौद्रिक मूल्य और मात्रा हटा दो तो डेफिनेशन दोनों एक ही जैसा है। लेकिन एक और चीज है जो इसको और इसको अलग करता है, वो है नीचे देखो, कुल राष्ट्रीय उत्पादन पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है और विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को घटा दिया जाता है। अभी हम 2 कंपनी बताए थे, मान लो बेंचमार्क, तो यहाँ पे मान लो 10,000 करोड़ के इनकम हुआ है भारत में इन साल, एक साल में, ठीक। और बाप ऐसे करिए, ठीक, 10,000 करोड़ के इनकम हुआ इस भारत में, ठीक। अब मान लो ये 10,000 में बेंचमार्क वाला 2,000 करोड़ रुपया क्या कर दिया, अपना बिजनेस क्या हुआ यहां से लेके चला गया, तो कितना बचिया हमने के पास, अब 8,000 करोड़ बचा ना, ठीक। हमरो तो टाटा वाला लगल है विदेश में जाके, ठीक। तो वहां से टाटा वाला मान लो 5,000 करोड़ लेके आ गया, तो हमने के टोटल इनकम कितना हुआ, ये जो 13,000 जो इनकम हुआ ना, जो यही है राष्ट्रीय उत्पादन। हमनी के देश से जो विदेशी लेके उसको क्या कर दिए, घटा दिए, और विदेश से जो हमनी के देश वाला लेके आए उसको इसमें जोड़ दिया। वो जो कुल मात्रा है 13,000 करोड़ रुपया, वही हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में आ गया ये? तो अगर यहाँ कंफ्यूज हो जाओ मौद्रिक मूल्य मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बात लिखो, ठीक। पूछ दिया जाए कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, लिख दो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विदेशियों द्वारा भारत में जो पैसा कमा के ले जाया जाता है उसको घटा देते हैं, और भारतीयों द्वारा जो विदेश से पैसा कमा के लाया जाता है उसको जोड़ देते हैं, टोटल जो मूल्य आता है उसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। अभी हम बता दिए, अब इसी को आपको शब्द में बढ़िया से सजा के लिखना है। 2 नंबर हो गया आपका, तक आप 5 नंबर दे, 5 नंबर के सवाल है ना, वही 10वां में दीर्घा, वही 4 नंबर के। ये वो फायदा हो गया है, पहले आता था 600-700 नंबर के, लेकिन लिखे में हालत खराब हो जाता था। 7 नंबर के तो 7 नंबर नियर लिखना भी तो पड़ता था। अब है तूने कि शॉर्ट लिखो, हो गया था, ठीक। नया सेटिंग है, ठीक है, 1 नंबर देखो यहाँ पे। अब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, 3 गो पढ़े ना, एक सकल घरेलू उत्पाद, एक सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये कौन सी है, तो देखो जब हम राष्ट्रीय उत्पादन निकाल रहे थे, सकल घरेलू उत्पाद निकाले या हम पूरा ये राष्ट्रीय उत्पादन अभी वाला जो निकाले घटा के बढ़ा के, इन दोनों काम करने में पैसा खर्च होता है, ठीक। तो पैसा को जो खर्च हुआ उसको घटा दो। मान लो अभी हमने 13,000 आया था ना, 13,000 करोड़ था, 13,000 करोड़ अभी लेके आए थे ना कि हमने के इनकम हुआ, अभी 13,000 को करने में मान लो उसको 1,000 करोड़ रुपया का हो गया, एकदम मोटा मोटा बता रहे सीधा हिसाब, 1,000 करोड़ रुपया इसका पूरा आंकड़ा तैयार करने में हमने के खर्च हुआ।
सबके आंकड़ा बनाना, उसके लिए जो लोग काम कर रहा है उसका वेतन वगैरह ये सब करने में उनको कितना खर्च हो गया? 1000 रुपया। तो अब कितना बचा सरकार के पास टोटल? ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। समझ गई? तीनों के समझो फिर से। सकल घरेलू उत्पाद में एक साल में मान लो सीधे कि अपन देश में एक साल में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ वो क्या चीज है? सकल घरेलू उत्पाद है। काम खत्म। दूसरा कौन सी है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब सकल उत्पाद में तो अपन देश में जितना इनकम हो सब कुछ उसमें विदेशी वाला शामिल था, लेकिन हमने के जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूछा जाएगा तो मैं क्या करेंगे? विदेशी वाला के जो लेके गया उसको घटा देंगे, आज जो विदेश से हमने के देश में आया उसको जोड़ देंगे, तो कहाँ निकल गया? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में इन सारे कामों को करने में कुछ पैसा खर्च हुआ, तो पैसा को में से घटा दो। हाँ बस अब निकल गया, तीने है। तो राष्ट्रीय यहाँ पे क्या पढ़ रहा था? राष्ट्रीय आय के धारणा यहाँ क्या पढ़ रहा है? देखो ना, राष्ट्रीय आय की धारणा यानी राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते? तो 3 तरह के निकलता है। एक सकल घरेलू उत्पाद से हमने निकाले, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। इसमें विदेशी वाला के भी जो यहाँ पे बिजनेस किया है उसको जोड़ लें कि हमनी के देश में बेंच मार्क वाला मान लो 5000 यहाँ पे बेचा एक साल में थी उत्पादन करके बोर्ड, उसको भी उसमें जोड़ा जाएगा कि इतना का हुआ, वो है सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन उससे हमने कोई खास फायदा नहीं हुआ है। दूसरा है कुल या राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसमें क्या किए? विदेशी वाला के निकालो। सकल घरेलू उत्पाद में हमने यहाँ के कंपनी जो विदेश काम कर रहा है उसको नहीं जोड़ रहे हैं। टाटा कंपनी विदेश में कितना की इनकम किया उसको हम नहीं जोड़ते हैं, इसमें उसको हम नहीं जोड़ते हैं। अब विदेश वाला कंपनी अगर हमनी के देश में कर रहा है बेंचमार्क वाला, तो उसको हम क्या करते हैं? इसमें जोड़ते हैं। यानी हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, कौन किया, ये मायने नहीं रखता है। कितना हुआ है तुम्हारा क्या चीज? सकल घरेलू उत्पाद। और जब दूसरा है ये कुल या सकल राष्ट्रीय, इसमें क्या करते हैं? विदेशी वाला को निकाल देते हैं कि जाओ लेके जाओ, निकलो, और विदेश से जो हमने के लेके आए उसको जोड़ते हैं कि टाटा कंपनी ने इतना के, जियो कंपनी इतना के, ऐसे कर इन्फोसिस इतना के इनकम किया, तो सब हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। सैमसंग एलजी वगैरह वो सब जो लेके गया उसको घटा के जो निकालते हैं कौन सी है? राष्ट्रीय उत्पादन। लेकिन का ये काम जब हो रहा था तो कोई व्यक्ति फ्री में कर रहा था। तो अब है तुमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसको कहते हैं? तो ये दोनों काम करने में जो खर्च हुआ उसको आप क्या कर दीजिए? खर्चवा के निकाल दीजिए, तो एकदम शुद्ध निकलेगा कि आपको टोटल कितना इनकम हुआ है। समझ में आया कि और तुरे पड़ेगा? हाँ कुछ लास्ट में अभी हम बता रहे थे तो तू कहाँ देख रही थी? यहाँ हम ना बताए। देखो यहाँ तो 12,000 नहीं किए हैं। देखो यहाँ वाला, यहाँ क्या बताए थे कि मान लो 10,000 करोड़ की इनकम हमने के सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, जगह में 2,000 विदेशी था, तो हमने भी कितना बचा था? 8,000। अब विदेश से टाटा कंपनी लेके कितना आया? तो टोटल हमने की इनकम कितना हो गया? लेकिन क्या ये शुद्ध इनकम है? ये तुम्हारा राष्ट्रीय ये वाला है, राष्ट्रीय उत्पादन है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि इन दोनों करने में भी खर्च हुआ है। तो वो यहाँ देखो बताएं कि मान लो 1,000 रुपया हमको ओकरा में पूरा डेटा तैयार करने में खर्चा हो गया, तब हमारे पास कितना बचा? तब 12,000 का हुआ। राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में आ गया, ये एकदम शुद्ध है। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन करके इसे होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, क्लियर? ये और तुरे पड़ेगा। अगर कहेगा कि ना समझ में है तो आपकी इसको तुरेंगे हम अपना कोचिंग पर, हम लास्ट में तो वही लेके आ जाते हैं। यहाँ से समझो। खैर ठीक है, अब बाकी आपको डेफिनेशन याद करना है। देखो इन्होंने बताया कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा के जो शेष बचता है उसी को हम, अब पूछेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, तो समझ में आए ना? अब इतना के याद कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक के डेफिनेशन लिख दो, तुमको हो गया। ठीक, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट और मरम्मत में किए गए व्यय, कर, बीमा, इन सब चीजों को घटाया जाता है। जो भी सब करने में खर्चा उस सबको घटा के अंततः कितना बचा हुआ हमारी इनकम। समझ गई? जैसे हम यहाँ पे काम करे तो हम कोचिंग से कमाए, घरे काम करके कमाए, अब इन सब काम में कमाए तो मान लो हम 10,000 रुपया कमाए एक साल में, 10,000 में हम कमाए
तो ओकरा में हमको रहेगा कि खर्च कितना कर दिए, 5,000 खर्च किया था, 5,000 कुल इनकम हुआ, नेट एकदम कितना हमारा इनकम है। नहीं तो मुख्य रूप से सीधे डेफिनेशन याद रखो। क्लियर, आगे बढ़े। अब यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय की शुरुआत कैसे हुआ, कैसे हमने निकाले राष्ट्रीय आय, कैसे हमने इसके बारे में जाने। तो उसको शुरू करते हैं एकदम पहला बार जहां से किया गया वहां से। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक परिवेश, यानी एकदम शुरू से। देखो यहाँ से अंडरलाइन करते जाना किताब में। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाने वाले व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी, पहला हेडलाइन। दूसरा हेडलाइन कब लगाए, 1868 में। ठीक, कहां पता चला, तो इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तीसरा अंडरलाइन दादा भाई नौरोजी के। इस किताब में उन्होंने बताया कि उस वर्ष 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय साल में 20 रुपया था। ये हुआ तीसरा अंडरलाइन। समझ में आया, इतना चीज है, ये सब इंपॉर्टेंट, 3 चीज एकदम इंपॉर्टेंट है। 20 को हटा भी दो तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। पहला, बाद में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के पता कौन लगाए, दादा भाई नौरोजी। कब लगाए, 1868 में। किस किताब में, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन कब हुआ, तो वो भी यही एक तरह से। ठीक, तो यहाँ पे इसमें बताया, आप पूछ देगा कि दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपया। ठीक, लेकिन इनका उतना फेमस नहीं हुआ। फेमस किसका हुआ, एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर VKRV राव। VKRV राव का कोई फुल फॉर्म मत पूछना हमरा से, क्या कि ना पता है। 1925 से 1929 के बीच ये निकाले थे, ये ज्यादा फेमस है। लेकिन सवाल जो तुमने का बोर्ड में बनता है इनका से बनता है। तीनों सवाल बन चुका है, ये भी और ये भी। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, हमने के तो ये तो जितना भी अभी पीछे पड़े वो सब आजादी के पहले वाला था। 1929 तक हमने आजाद थोड़े हैं। 1867 में भी गुलाम, 1929 में भी गुलाम। आजादी के बाद वाला में देखो क्या बदला हुआ है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप पाएगा, लेकिन सब कुछ इसमें से याद नहीं करना है, मेन चीज याद करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 को अंडरलाइन करो, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। पूरा बात तुमको याद रखना है कि भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यहाँ से 2-3 सवाल तुमको ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के बन जाएगा कि राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष कौन थे, PC महालनोबिस। राष्ट्रीय आय की किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय के किया गया था गठन, कब हुआ था गठन, 3 सवाल हम बता दिए। इस तरह से इसमें सवाल तुमको बनेगा, ये लाइन को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना तथा इस समिति ने अनुमान लगाया और 1951 में अपना पहला रिपोर्ट जमा किया। 1949 में गठन हुआ, PC महालनोबिस के, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के। ठीक, उसके बाद अप्रैल 1951, इतना साल लग गया, लगभग 2 साल में, कुछ ही दिन कम है, कुछ महीना, इतना साल में पूरा रिपोर्ट तैयार किए और तब वो रिपोर्ट पेश करते हैं राष्ट्रीय आय का। और राष्ट्रीय आय किसका निकला, 1948 और 49 का। जैसे मान लो आज एक संगठन बनाया गया है कि आपको पता, जैसे मान लो ये कोचिंग है, इसको देश मान लो, यहाँ पे एक हम बनाए यहाँ पे समिति कि आपको पता करना है यहाँ के आय के बारे में। तो बताओ का वो भविष्य वाला निकाल पाएगा, भविष्य वाला उसको पता है, पिछले सालों में निकालेगा, 2025 के 24 के निकालेगा, 23 के निकाल सकता है, 26 के तो ना निकालेगा। हाँ, लेकिन 24 और 23 को निकालने में उसको हो सकता है कि 26 आ जाए, तो 25 के जहां तक जानकारी रहेगा निकालेगा। तो देखो यहाँ पे 49 में तो एक गठन हुआ है राष्ट्रीय आय समिति के। ठीक, तो निकालेगा कब, 48 से 49 को निकालेगा, चाहिए गठन होगा पहले ही वाला ना निकाला। लेकिन ये पूरा देश है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, पूरे देश के आंकड़ा निकालने में इसको कितना टाइम लग गया, 2 साल। पेश कब किया वो, 1951 में। लेकिन वो आंकड़ा किस साल के था, 48-49 के, 1948-49 वाला के। समझ में आई चीजें, अब यही सब में क्वेश्चन और घुमाएंगे ना तब फंस जाएगा।
पूछे अगर सवाल ऐसे कि 1951 में जो राष्ट्रीय आय समिति ने जो आंकड़ा पेश किया था वो किस वर्ष के था? 1948-49 के था। ठीक, ये वाला के निकाला है। गठन कब हुआ था? ऐसे ही यहाँ सवाल ना बनाएगा, थोड़ा सवाल खाली याद रखना है। गठन कब हुआ, ये जो पूरा लाइन बताया ना इसको याद रखना है। ये सबके गोली मारो। हाँ, यहाँ से हो सकता है एक सवाल तुमको बने, बाकी तो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट कब पेश किया था? 1951 में। ठीक, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस वर्ष 1948-49 में भारत का राष्ट्रीय आय इतना करोड़ रुपया था, बस 8,650 करोड़, यानी मान ले पूरे तरह छोड़ो 9,000 करोड़ रुपया। 9,000 करोड़ रुपया तुमको क्या चीज है? इनकम है सालाना भारत के। इतनी गरीबी स्थिति में थे। ठीक, प्रति व्यक्ति आय के बात करो तो एक व्यक्ति पा रहा था 246 रुपया 90 पैसा, यानी 247 रुपया साल में एक व्यक्ति कमा रहा है। प्रति व्यक्ति औसत आय है। ठीक, बात हमेशा याद रखना। 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया। देखो, पहला जो राष्ट्रीय आय निकाला गया था आजादी के बाद, ऐसे पूछा एकदम प्रथम राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति है तो दादा भाई नौरोजी निकाले, लेकिन आजादी के बाद बस एक बार निकाला कौन? राष्ट्रीय आय समिति। उसके बाद सरकार ने एक संगठन बनाया जिसको CSO अभी हम नाम बताएं। ये अब पूछे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो कौन हो जाएगा? CSO। लेकिन पूछे कि राष्ट्रीय आय का आकलन किस समिति ने किया था, तब का बोलेंगे राष्ट्रीय आय समिति ने। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव जब लिखाएंगे तब बाकी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा कंफ्यूजन। थोड़ा सा ये समझने वाला चीज है, अब बाकी ऑब्जेक्टिव में होगा। एक क्वेश्चन घुमा घुमाए तरह तरह के बदलाव हुआ है। अरे तुमको इसमें देखो क्या याद रखना है। राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 किसकी अध्यक्षता में? PC मालनोबिस। पूछेगा पहली बार राष्ट्रीय हम ही देखो बोले गड़बड़ आ जाए। पहली बार जो राष्ट्रीय आय है उसका रिपोर्ट कौन दिया था? तो प्रथम बार कौन दे रहा है? ये ना, वहां पे तो तुमको दादा भाई नौरोजी के तो घुसाएगा ना, ऑप्शन में घुसेबे नहीं करेगा क्योंकि वो व्यक्ति है, समिति है। तो पूछेगा किस समिति ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन तैयार किया था? राष्ट्रीय आय समिति कब पेश किया था? 1991 में। अब एक सवाल पूछेगा, 1951 ना है, 91 का बोल 51। अब सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एक पहला बार किया था तो कौन था? राष्ट्रीय समिति। लेकिन अब करता कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। यही फर्क समझना है। करता है तो ये हो जाएगा, अब पहला बार किया था राष्ट्रीय आय समिति हो जाएगा। क्लियर? यानी जग बाबा सब 8-9 क्लास है, 8 और 9th क्लास है जी। तो जाते दम शांति हो गया। बस 2 पेज है, निपटा दिए हम तो सब ऐसे समझ। हाँ, बिहान इसको खत्म और परसों लेकर ऑब्जेक्टिव। रुको, प्रति व्यक्ति आय देखो एकदम वैसे याद रखना फॉर्मूला के साथ यहाँ तक। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक, ये है उसका फॉर्मूला, एकदम ऐसे याद कर लेना है। मान लो अभी बताए ना, मान लो इसे 10,000 रुपए का इनकम हुआ देश में, ये क्या चीज है? राष्ट्रीय आय। आई यहाँ पे 1,000 लोग हैं तो 1,000 से इसको काट दो तो पर व्यक्ति कितना? लेकिन इसमें हम पिछले क्लास में बताए थे पहला चैप्टर में कि सब व्यक्ति 10 रुपया नहीं कमाया है, कोई 8 कोई 5 कोई 3 भी कमाया है, लेकिन ये औसत आय कितना आया? ये तुमको प्रति व्यक्ति आय। ये पूरा ऐसे ही डेफिनेशन तुमको याद करना है। आगे देखो, भारत के राष्ट्रीय आय बहुत कम है और प्रति व्यक्ति आय भी नीचे। जब राष्ट्रीय आय कम रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी कम निकलेगा। अब देखो ना, हम यहाँ राष्ट्रीय आय को बढ़ा दिए तो यहाँ एगो ऑटोमेटिक बढ़ गया, बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। ठीक, तो राष्ट्रीय आय कम है इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी कम है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2009 में जो रिपोर्ट आया था वो 2007 वाला रिपोर्ट था, पेश हुआ कब? 2009 में। उसमें भारत के प्रति व्यक्ति आय $950 था और ये
अमेरिका की तुलना में 1/48 भाग है, इतना पीछे है। 1/2, 1/3 नहीं, 1/48 भाग, इतना पीछे होकर तुलना में एकदम पीछे। अभी देख लो यहाँ 950 है ना, देखो ओकर कितना डॉलर है, 46,400, हमने 900, 1,000 नहीं, अगर 1,000 हुए तो इसे 46,000 गुना पीछे है। अगर हमने के 1,000 भी पूर्ति हो जाए, इसको 1,000 भी माने, तब पर भी इससे हम लोग 46,000 गुना पीछे हैं, इसीलिए 1/48 पाते हैं, सबसे नीचे में आ जा। हमने से अगर ये आंकड़ा में कोई पीछे है तो खाली बांग्लादेश। वो कब के रिपोर्ट है? 2009 के, 2024-25 में पड़ी था। 2024-25 में हो सकता है ये आगे निकल होगा, कोरोना काल में सब पीछे जा रहा था, ये आगे बढ़ रहा था। एक यही वो खासियत है, सबके राष्ट्रीय आय गिरा, एक कर बढ़ा। अब हम याद किए हुए हैं कैसे, हम पढ़े थे इसी न्यूज में, हम खाली हेडलाइन पढ़ते हैं, हम खोल के ना पढ़े जाते हैं, हेडलाइन हम पढ़ लिए, हमारा काम हो गया। ये कहो कि न्यूज के मामले हमारे इतने हैं, विस्तार से हम उसको जानकारी देने का, हेडलाइन पढ़े अच्छा ये चीज हो रहा है, हम बस इतने जानते हैं। अभी एगो के कोई के हस्बैंड के मर्द के डाल देने सीमेंट में, बस हम हेडलाइन पढ़े कि मुस्कान नाम के कोई लड़की है, वो की है, कहाँ हुआ है, कैसे कैसे पूरा वारदात हुआ है, हमें कुछ नहीं पता है, बस इतने हमें पता है। बस एक से यह डिसीजन लिया कि ना के मैया बियाह ना करेला, ना तो सीमेंट के बोरा में मिलवे। आजकल के लड़की सब इस खोपर हो गए। ठीक, अच्छा ठीक, इधर देखो, तो 950 था 2009 में, बाकी देश के बताए अमेरिका 46,000 था, इंग्लैंड के 42,000, चीन के 23,000, बांग्लादेश 870। अब है भारत में प्रति व्यक्ति आय कम का है, तो उसका कुछ कारण है, सब पिछला चैप्टर में हमने पढ़ लिए हैं। बिहार के पढ़ा था ना, बिहार के पिछड़ापन के कारण, वही है भारत के भी, जनसंख्या की वृद्धि, शिक्षा स्तर की कमी, गरीबी या बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिकरण के कमी और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मतलब आजकल के जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज की कमी, ये वो कारण है जिसके वजह से भारत के प्रति व्यक्ति आय कम है। ऐसा के पिछले क्लास में एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन हम देंगे, वही चीज हुआ है। ठीक, तो ये था तुमको आज के क्लास, जो टारगेट था वो खत्म हुआ, कल एक चैप्टर खत्म करेंगे। आज के लिए आप लोगों को इतना ही है।